नमस्कार। चलिए आज इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प चैप्टर को करीब से समझते हैं, सम्राट अशोक के शिलालेख। ये चर्चा खास तौर पर परीक्षा की तैयारी को ध्यान में रखकर की गई है, तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। तो आज हम 5 हिस्सों में इस पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इन पुराने संदेशों को आखिर पढ़ा कैसे गया। फिर चट्टान और स्तंभ पर मिले शिलालेखों की तुलना करेंगे। उसके बाद उस मशहूर युद्ध की बात करेंगे जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। और फिर अशोक के जन कल्याण के कामों को देखेंगे। और हाँ, आखिर में परीक्षा के लिए एक फटाफट रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए अपनी पड़ताल शुरू करते हैं पहले खंड से। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि हजारों साल पुराने इन संदेशों को पढ़ने की गुत्थी सुलझी कैसे। ये सवाल तो मन में आता ही है ना, कि आखिर 2300 साल पुरानी एक भूली बिसरी भाषा को कोई कैसे समझ सकता है। इसका जवाब हमें मिलता है 19वीं सदी में, जब एक शख्स ने इस नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन कर दिखाया। और वो शख्स थे जेम्स प्रिंसेप, एक ब्रिटिश स्कॉलर जिन्होंने सालों की मेहनत के बाद पहली बार इन शिलालेखों को सफलतापूर्वक पढ़ा। उनकी ये खोज कोई मामूली बात नहीं थी, क्योंकि इसी से हमें अशोक के साम्राज्य के बारे में पता चला और उस दौर में बौद्ध धर्म के प्रसार का पहला पक्का सबूत मिला। अच्छा, तो अब हम ये तो जान गए हैं कि इन संदेशों को पढ़ा जा सकता है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि अशोक ने अपने संदेशों को लोगों तक पहुंचाने के लिए जो दो मुख्य तरीके अपनाए थे, चट्टानें और स्तंभ, उनमें आखिर फर्क क्या था। जी हाँ, एक तरफ थे चट्टानों पर उकेरे गए संदेश जिन्हें हम रॉक एडिक्ट्स कहते हैं, और दूसरी तरफ थे खास तौर पर बनाए गए स्तंभ यानी पिलर एडिक्ट्स। आइए इनके बीच के मुख्य अंतरों को समझते हैं। इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर समय और तकनीक का था। चट्टानों पर लिखे शिलालेख अशोक के शासनकाल के शुरुआती दौर के हैं, और ये ज्यादातर प्राकृतिक चट्टानों पर, जहां लोग आसानी से देख सकें, वहां खुदवाए गए थे। वहीं स्तंभ शिलालेख बाद में बनवाए गए, और ये इंजीनियरिंग और कला का एक शानदार नमूना थे। स्तंभ शिलालेखों की कारीगरी वाकई हैरान करने वाली थी। जरा सोचिए, चुनार की खदानों से एक ही विशाल पत्थर को लाना, उसे तराश कर एक खंबा बनाना जिसे अखंड कहते हैं, और फिर उसकी सतह को शीशे की तरह चमकाना। और तो और इनके ऊपर अक्सर शेर जैसे जानवरों की खूबसूरत मूर्तियां भी होती थीं। ये मौर्य काल की कला और तकनीक का जीता जागता सबूत है। अब आते हैं कहानी के उस सबसे अहम मोड़ पर, जहां एक खौफनाक युद्ध ने एक सम्राट का दिल हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए कलिंग युद्ध के इस प्रभाव को एक बहुत ही खास शिलालेख के जरिए समझते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रमुख चट्टान शिलालेख संख्या 13 की। ये शायद अशोक के सभी शिलालेखों में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध और भावनात्मक है। इसी में कलिंग युद्ध की भयावहता और उसके बाद सम्राट अशोक के गहरे अफसोस का जिक्र मिलता है। ये एक लाइन इस शिलालेख का पूरा सार बता देती है। ये सिर्फ एक राजा की जीत या हार की कहानी नहीं है, बल्कि एक इंसान के अंदर आए जबरदस्त बदलाव की कहानी है, जो एक हिंसक योद्धा से शांति का दूत बन गया। तो ये शिलालेख हमें बताता है कि कैसे युद्ध के बाद हुई तबाही ने अशोक को अंदर तक झकझोर दिया, और उन्होंने तलवार को हमेशा के लिए रखकर धम्म विजय का रास्ता चुना। यानी अब वो जमीन नहीं, बल्कि लोगों के दिल जीतना चाहते थे, विचारों और नैतिकता के बल पर। ये हिंसा पर इंसानियत की जीत थी। अशोक का ये बदलाव सिर्फ उनकी निजी सोच तक ही सीमित नहीं रहा। अब हम देखेंगे कि उन्होंने अपनी इस नई विचारधारा को अपने शासन में अपनी प्रजा की भलाई के लिए कैसे लागू किया। तो ये धम्म आखिर था क्या? देखिए, ये कोई नया धर्म नहीं था। इसे हम एक नैतिक कोड या जीवन जीने का एक सही तरीका कह सकते हैं। इसमें करुणा, दान, सच्चाई और पवित्रता जैसे यूनिवर्सल वैल्यूज शामिल थे, जो हर इंसान के लिए थे। और सबसे खास बात यह है कि धम्म सिर्फ सलाह या उपदेश नहीं था, बल्कि अशोक ने इसे अपनी गवर्नेंस का आधार बनाया। उन्होंने अधिकारी नियुक्त किए, जिनका काम ये पक्का करना था कि राज्य में लोगों की भलाई के लिए काम हो, जैसे सड़कें, अस्पताल और कुएं बनवाना। चलिए अब कुछ ऐसे जरूरी फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। इसे एक रैपिड फायर राउंड की तरह लेते हैं। पहला सवाल, वो कौन सा शिलालेख है जिसमें उन जानवरों की एक लिस्ट है जिन्हें मारना मना था, और साथ ही 25 कैदियों को रिहा करने का भी जिक्र है? बिल्कुल सही, इसका जवाब है स्तंभ शिलालेख संख्या 5। ये शिलालेख अशोक की करुणा को दिखाता है, जो सिर्फ इंसानों तक ही नहीं बल्कि जानवरों तक भी फैली हुई थी।
अगला सवाल, वो कौन सा शिलालेख है जो अशोक की ऑफिशियल धम्म नीति का सबसे अच्छा और विस्तृत विवरण देता है? और इसका जवाब है स्तंभ शिलालेख संख्या 7। इसे अक्सर अशोक की सभी नीतियों का निचोड़ माना जाता है, जिसमें उन्होंने सहिष्णुता और सभी के कल्याण पर जोर दिया है। एक और जरूरी बात है इन शिलालेखों की लिपि यानी स्क्रिप्ट। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, अशोक के साम्राज्य में कई लिपियों का इस्तेमाल हुआ। ज्यादातर हिस्सों में ब्राह्मी, उत्तर पश्चिम में खरोष्ठी और अफगानिस्तान जैसे इलाकों में तो ग्रीक और अरामी लिपियों का भी इस्तेमाल हुआ है। ये दिखाता है कि अशोक का साम्राज्य कितना विशाल और विविध था। और आखिर में हम इस सवाल के साथ अपनी बात खत्म करते हैं, एक साम्राज्य की असली ताकत किस में है? तलवार से जीती गई जमीन में या विचारों से जीते गए दिलों में? अशोक की कहानी हमें इसी पर सोचने के लिए मजबूर करती है।